सो हे गाइस, ब्रेक ऑफ हेवन सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड के ही साथ में होती है, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि लीजी का सोल स्पेस पूरी तरीके से ठीक होने की वजह से अब वो दोबारा से जिंदा हो जाता है और उसकी सारी की सारी इंजरीज भी हील हो गई थी। और उसको सबसे ज्यादा चिंता हो रही होती है शाहजुआन की, क्योंकि वो उठते ही सबसे पहले नाम लेता है शाहजुआन का कि तुम कहाँ पर हो, जो कि उसके बगल में ही खड़ी हुई होती है और वो उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं काफी खुश हूँ जो कि तुम अभी भी जिंदा हो। लीजी कहता है कि अब तुम उस चमगादड़ को संभालने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें कुछ शानदार करके दिखाता हूँ। लेकिन लीजी की बॉडी अभी उतनी केपेबल नहीं होती। शाहजुआन कहती है कि ऐसा इस वजह से क्योंकि तुम्हारी बॉडी की सारी एनर्जी जा चुकी है। लेकिन चिंता मत करो, यहाँ पर आ चुके हैं मेरे मास्टर, जो कि अब तुम्हें यहाँ पर कुछ जलवेदार करके दिखाएंगे, क्योंकि तभी यहाँ पर टैंक चंग फाइट करने के लिए तैयार हो गया था मास्टर शैमसंग के साथ में। दौड़ते हुए जाकर अपना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्लॉ हिट करने वाला था, लेकिन आकर मास्टर के पावर लेवल के सामने ये चमगादड़ कैसे ही टिक सकता है। इसलिए उन्होंने एक ही हिट के साथ में उसको पीछे तो कर दिया था, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता। जिसके बाद फिर यहाँ पर एक बहुत ही गजब की फाइट भी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें हमें हर बार ऐसे देखने को मिल रहा था जैसे कि मास्टर अपने किसी 9 के स्टूडेंट को ज्ञान दे रहे हो। लेकिन इस फाइट को देखते हुए लीजी ने एक बात रियलाइज की होती है, भले ही मास्टर इस फाइट में अपना कमाल दिखा रहे हैं, लेकिन टैंक चोंग को अभी तक सीरियसली इंजर्ड कर ही नहीं पाए, क्योंकि टैंक चोंग की बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल होती है कि वो किसी भी हिट को संभालने के लिए काफी है। हो सकता है कि इस फाइट को मास्टर ना जीत पाए और टैंक चोंग जीत जाए, लेकिन अभी तो देखने में ऐसा ही लगता है कि जितनी बार भी टैंक चोंग हमला करने के लिए आता है तो मास्टर उसको पीछे कर दिया करते थे। लेकिन जितनी बार भी टैंक चोंग उठता है वो हर बार अपने लेवल को बढ़ा लेता है, जैसे मानो गुस्से के साथ में उसकी पावर्स भी बढ़ रही हो। यहाँ तक इस बार तो टैंक चोंग ने अपनी साइज को भी दुगना कर लिया था। इसे कहने लगता है कि आखिर ये बंदा क्या कर रहा है, जैसे कि शौची उसको ये बताता है कि ये बंदा असल में अपने सभी एलिमेंट्स को एक्टिव करके बढ़ा रहा है अपनी स्ट्रेंथ को, लेकिन ये चीज आने वाले टाइम में उसकी जान भी ले लेगी। और अब इतने जॉइंट साइज के टैंक चोंग को हराने के लिए मास्टर यूज करने लगते हैं अपने कई सारे स्लैशिंग अटैक्स को, जिनका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, बल्कि वो मास्टर को ही घायल कर देता है। शाओजुआन भी अपनी पावर्स को यूज करती है टैंक चोंग को रोकने के लिए, लेकिन एनर्जी कम होने की वजह से वो भी ऐसा कर नहीं पाते। अभी लीजी इस बात पर गौर करता है कि भले ही इस बंदे के साइज बढ़ गया है, लेकिन इसकी जो बॉडी की मूवमेंट है वो पहले से ज्यादा स्लो हो गई है। उसकी स्किन तो मानो जैसे कंक्रीट के जैसे सॉलिड हो। वो कहता है कि हाँ, चाहे जो भी हो, लेकिन मैं आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ बंदा हूँ, ऐसा कोई भी कंक्रीट वॉरियर नहीं है जो कि मेरे सामने टिक सके। वो अपने कैलकुलेशन करने लगता है कि अगर कोई सॉलिड मटेरियल को स्ट्रेच कर लिया जाए तो भले ही उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही हो, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी सारे गैप्स आ जाते हैं। इसलिए वो शौची से कहता है कि जाओ और उस बंदे को बता दो कि तुम्हारा मुकाबला मुझसे होने वाला है। वो कहता है कि तुम्हें उसकी बॉडी के ऊपर कुछ स्पेशल तरीके के मार्क्स दिखाई दे रहे होंगे, जो कि लीजी को नजर आते हैं उसकी चेस्ट के ऊपर। यानी कि वो जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे टैंक चोंग के वीक पॉइंट्स थे, जिनको और ज्यादा कमजोर करते हैं। तभी लीजी मास्टर से कहता है कि अब आपको यूज करना होगा अपनी पावर को, जिसकी वजह से मास्टर भी उसके वीक पॉइंट्स पर हिट करने लगते हैं। शाओची ने मौका पाते हुए उसके सारे के सारे वीक पॉइंट्स को कवर कर लिया था, जिनके ऊपर मास्टर हिट पर हिट करते जा रहे थे, जिसकी वजह से जायंट टैंक चोंग के मूवमेंट और भी ज्यादा स्लो हो जाते हैं। अब वो चाहकर भी ज्यादा समय तक फाइट नहीं कर पाएगा, और सच में कुछ ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि शौची ने जायंट टैंक चोंग की बॉडी के सारे वीक पॉइंट्स को विजिबल कर दिया था। लेकिन अभी भी ये बंदा देखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगता है, जिस मोमेंट पर तभी हेवनली ब्रेक जाती है और वो पूरी तरीके से बिखेर कर रख देती है टैंक चोंग को, क्योंकि किसी भी कंक्रीट को तोड़ने के लिए उसके पॉइंट्स को टारगेट किया जाता है और एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसकी वजह से टैंक चोंग के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो धमाका होता है उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, जिससे मास्टर खुद को बचाते हैं और लीजी अपने सामने एनर्जी शील्ड को बना लेता है। मास्टर तभी चिल्लाते हुए आते हैं कि तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई। लीजी कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो एकदम ही ठीक हूँ, लेकिन वो तो असल में पूछ रहे होते हैं शाओजुआन से, तो वो भी कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं भी एकदम ठीक हूँ। जिससे कि फिर तभी मास्टर लीजी से ये पूछने लगते हैं कि क्या तुम मुझे ये बताओगे कि इस बंदे को हराने के लिए अभी हाल ही में तुमने कौन सी ट्रिक को यूज किया था, क्योंकि वो चीज मुझे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लगी है। लेकिन अगर लीजी उनको समझाएगा भी तो वो समझ नहीं पाएंगे। वो कहता है कि वैसे इसको कहते हैं लॉ ऑफ आर्किटेक्चरल मैकेनिक्स। मास्टर कहते हैं कि मैंने आज तक कभी भी ऐसी कोई टेक्निक के बारे में तो सुना ही नहीं, लेकिन जो भी हो तुम्हारी ये टेक्निक थी कमाल की। इसके बाद फिर हम लीजी को अगले ही सीन में देख पाते हैं शाओजुआन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर उसकी आंखों के सामने एक स्टैचू बना हुआ होता है, जो कि देखने में एकदम रियलिस्टिक लग रहा था और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी था, क्योंकि ये असल में होता है शाओजुआन का स्टैचू। तभी शौची उसके पास में आता है और ये बताने लगता है कि ये असल में शाओजुआन ने तुम्हें जो अपनी पावर्स दी थी उसी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा होने की वजह से उसकी भी सोल पावर बहुत ही ज्यादा कम हो गई होगी। तो लीजी कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करके देखता हूँ। अपनी पावर्स की मदद से उसके स्टैचू को जगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये चीज ऐसे काम नहीं करेगी। वो कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी सोल काफी ज्यादा डैमेज हो जाएगी, इसीलिए अभी तुम हाल फिलहाल में कुछ भी करके उसको ठीक कर ही नहीं सकते। तभी लीजी बताने लगता है कि वैसे जिस दिन मैं समय को चीरते हुए
यहाँ पर आया था असल में किसी शिबा लुओ कैरेक्टर के बर्थडे का दिन था। उस दिन के बारे में कहा जाए तो वो बन चुका है लीजी के लिए अवेकनिंग का डे। लीजी शाओची से पूछता है कि वैसे क्या इसके अंदर और कोई सोल नहीं आ सकती, कुछ भी ऐसा नहीं आ सकता जिसकी वजह से ये एक्टिव हो जाए। क्योंकि असल में लीजी उसकी सोल को टेक करने की कोशिश कर रहा था, जिसके वो काफी हद तक कर भी देता है। जो नजारा देखते हुए मास्टर कहते हैं कि तुम ये हर बार ही कौन सी नई टेक्निक को यूज करते हो। लीजी कहता है कि वैसे इसको कहते हैं मेरी हेवन ओपनिंग स्पिरिचुअल स्किल। इसके बारे में शाओजुआन बताती है कि उसको केवल लेजेंडरी केओस अवेकन से यूज कर सकते हैं। क्योंकि तुम उसको यूज कर चुके हो तो मैं इसका मतलब क्या समझूं। लीजी बताता है कि असल में बात यह है कि मैं हूँ सोल ऑफ केओस। मेरे अंदर ऐसी स्किल है जिसकी मदद से मैं सोई हुई सोल को भी जगा सकता हूँ। लेकिन अभी जब मैं तुम्हें हील कर रहा था तब मैंने देखा कि तुम भी असल में हो एक सोल ऑफ केओस। जो बात सुनते ही शाओजुआन कहती है कि क्या सच में तुम्हारे पास में कोई तरीका है मेरी स्पिरिट को दोबारा से जगाने का। लीजी कहता है कि हाँ तरीका तो है, लेकिन तुम्हारी ये जो स्पिरिट है वो इंजर्ड हो चुकी है, इसी वजह से तुम्हें अपनी स्पिरिट के लेवल के घोस्ट की पावर को एब्जॉर्ब करना होगा, जिसके बाद फिर मैं तुम्हें अपनी डिवाइन हीलिंग टेक्निक की मदद से ठीक कर दूंगा। जो बात सुनते हुए मास्टर कहने लगते हैं कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो। अगर तुम किसी नॉर्मल इंसान के अंदर घोस्ट की एनर्जी डाल दोगे तो वो तो वैसे भी मर ही जाएगा। लीजी कहने लगता है कि चिंता मत करो मास्टर, मैं एक एक्सपर्ट बंदा हूँ इस मामले में, जो मैं कर सकता हूँ वो तो आप भी नहीं कर पाओगे। लीजी शाओजुआन के पास में जाता है और उससे कहता है कि अवेकनिंग का काम तुम मुझ पर छोड़ दो, बस उसके पहले मुझे यहाँ से जाना होगा मिस्टी माउंटेन के ऊपर। वहाँ से काम को फिनिश करने के बाद मैं तुम्हें लॉन्गडू में आकर ढूंढ लूंगा। मैं इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगा कि आपने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप जो भी कहो। जो बात सुनते ही शाओजुआन काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं लीजी को, और वो जमीन पर लेटे हुए किसी बारे में सोच रहा था, जिसको देखकर शाओची कहने लगता है कि मास्टर क्या आप सोच रहे हो शाओजुआन के बारे में। लेकिन वो सच में उसी के बारे में ही सोच रहा था, इसीलिए लीजी कहता है कि पता नहीं अभी तक वो सोई भी होगी या फिर नहीं। यहाँ पर तभी उसके पास में चलते हुए आ जाते हैं शाओजुआन, जिसको देखते ही लीजी घबरा जाता है। वो कहता है कि आप बाहर क्यों आ गई हो। शाओजुआन कहने लगती है कि कल सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाओगे मिस्टी माउंटेन की तरफ। तो लीजी कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। तो शाओजुआन उससे पूछती है कि वैसे क्या मैं आपके साथ में वहाँ पर चल सकती हूँ। जो बात सुनते ही लीजी थोड़ा सा चौंक जाता है और ये कहने लगता है कि वहाँ पर हाई लेवल के सोल मॉन्स्टर्स होंगे जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, मैं आपकी जान को खतरे में कैसे डाल सकता हूँ। वो कहती है कि मैं बचपन से ही ऐसी ही एक जिंदगी को जीना चाहती थी, सफर करना चाहती थी, कि ना तो मुझे कभी भी मौका मिला और ना ही किसी ने जाने दिया, लेकिन आज तो मौका खुद चलकर मेरे सामने आया है। कुछ सालों पहले मुझे इस दुनिया के भ्रमण के लिए भेज दिया गया था, लेकिन वो भी सेना के साथ में। मेरे पिताजी ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी कि मैं उनके बिजनेस को ही संभालूं, जिसके लिए मैंने काफी मेहनत की और फिर मुझे फाइनली जगह मिल गई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। लेकिन जैसे ही मेरी काबिलियत बढ़ने लगी मेरे अपनों ने ही मुझे कांटा समझना शुरू कर दिया। भाई को लगने लगा कि आने वाले समय में मैं ही फैमिली की लीडर बन जाऊंगी। इसी वजह से उसने मेरे अंदर ये क्योटिक स्पिरिट डाल दी ताकि मैं कभी कल्टीवेशन कर ही ना पाऊं। मेरी बॉडी के ऊपर कई बार सेपरेशन किए गए ताकि मैं कल्टीवेशन को आगे ना बढ़ा सकूं। इतनी सारी बातें सुनने के बाद लीजी फाइनली उसकी फीलिंग्स को समझने लगता है कि उसके ऊपर आकर क्या बीती होगी। लीजी कहता है कि वैसे इस हिसाब से तुम्हें तो होना चाहिए फैमिली का हेड, फिर आकर तुम बाकियों से डरती क्यों हो। शाओजुआन कहती है कि मेरे क्लीन के अंदर बहुत ही सारे मसले चलते रहते हैं, इसीलिए मैं हर जगह पे हर परिस्थिति में खुद को संभाल नहीं पाती। वैसे भी जैसे मैं 18+ हो जाऊंगी मेरी शादी करा दी जाएगी, और इस बार जो मैं क्लीन वापस जा रही हूँ मेरी फैमिली वालों ने ऑलरेडी डिसाइड कर ही लिया होगा कि मेरी मैरी वो लोग आकर किसके साथ में कराएंगे जिनके खिलाफ मैं अपनी आवाज को भी नहीं उठा सकती। इसीलिए मेरे पास में यही इकलौता ऐसा मौका है जिससे मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ और साथ ही साथ अपनी स्पिरिट को भी अवेकन कर सकती हूँ। अगर ऐसा हो गया फिर मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा और दूसरे मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं करेंगे। मैं अपनी जिंदगी को अपनी ही शर्तों पे जीना चाहती हूँ। उम्मीद है कि लीजी तुम मेरी बात को समझ गए होगे। लेकिन लीजी कहता है कि ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ, और वो दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। लीजी कहता है कि वैसे जब हम दोनों साथ में जाने वाले हैं तो हमें दोस्तों तो बन ही जाना चाहिए, और वो उसको दोस्त बनने का तरीका भी सिखाता है कि आकर उसके टाउन में कैसा किया जाता है। अगर एक बार दोस्ती कर ली गई तो दोबारा उसको कभी भी तोड़ा नहीं जाएगा। इसीलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हारी स्पिरिट को अवेकन करने में अपनी पूरी जान लगा दूंगा। इसीलिए लीजी और शाओजुआन दोनों को ही हुकअप भी हो गया था। जिसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब जैसे ही आँख खुलती है लीजी की तो उसको कुछ लोगों की आवाज आने लगती है। उसको पता चलता है कि मास्टर शैमसंग यानी कि मास्टर लियानबो शाओजुआन से यह कह रहे थे कि तुम कहीं पर नहीं जाओगी बल्कि जाओगी हमारे साथ में लॉन्गडू सिटी में। शाओजुआन उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे अभी प्रैक्टिस करने के लिए जाना है, मुझे अपनी जिंदगी को जीना है, क्योंकि आप भी ये बात जानती हो कि आप कब तक आकर ऐसे मुझे प्रोटेक्ट करते रहोगे। तो मास्टर लियानबो कहते हैं कि लेकिन आप भी अपने आप को बचा कैसे पाओगी जबकि आप कमजोर हो। तो फिर तभी वहाँ पर आ जाता है लीजी और कहता है कि चिंता मत करो मास्टर, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। वैसे भी आप तो ये जानते ही हो कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। तो मास्टर लियानबो कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसा है तो जरा मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। इसके लिए उन्होंने तुरंत ही अपनी पावर्स की मदद से एक सर्कल बना लिया होता है और वो उसी के अंदर ही खड़े हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में शाओजुआन को जाने की इजाजत भी
दे दूंगा। लेकिन अब पहली बार ऐसा होता है कि लीजी की रियल में फाइट हो रही थी एक रियल सोल मास्टर के साथ में, और एक असली सोल मास्टर के साथ में फाइट करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। लीजी जाता है और उनके साथ में हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है, लेकिन लियानबू हर बार ही उसको पीछे धकेल दिया करते थे। इस वजह से अब लीजी ने यहाँ पर निकाल लिया होता है अपने हेवनली ब्रिक को। इसके धमाके से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि मास्टर का पैर बाहर निकल जाता है। फिर भी लीजी फाइट को रोकता नहीं है और अपने कई सारे हमले करने लगता है मास्टर लियानबो के ऊपर। इसकी वजह से मास्टर के हाथों से उनकी स्टिक भी छूट जाती है। जैसे उसको लेने के लिए जाते हैं तो उनके सामने आ जाती है हेवनली ब्रिक, लेकिन हेवनली ब्रिक को संभालना उनके बस की बात नहीं थी, जिससे कि केवल यहाँ पर एक ही धमाके के साथ में मास्टर फाइनली उस सर्कल से बाहर आ ही जाते हैं। यानी कि लीजी ने फाइनली शर्त को पूरा कर ही दिया था। मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हारा फ्यूचर साफ साफ देख सकता हूँ। वो कहने लगते हैं कि लड़के वाकई में तुम्हारे अंदर दम तो है, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारी ताकतों का मुकाबला नहीं कर पाया। जी कहता है कि मास्टर आप बस केवल इस बात का इंतजार कीजिए जब तक कि मैं इसकी स्पीड को अवेकन नहीं कर देता। उसके यहाँ से जाने से पहले मास्टर उसके हवाले कर देते हैं स्टीवर्ड ऑर्डर को, यानी कि इसकी मदद से वो लोग रास्ते में जितना चाहे उतना खर्चे को कर सकते हैं। लीजी के कान में कहते हैं कि अगर मेरी प्रिंसेस को जरा सी भी परेशानी हुई तो मैं तुम्हारी गर्दन को तोड़ के रख दूंगा। और इसके आगे की कहानी एज यूजुअल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर होगी।